अच्छा, आज हमने पोस्टग्रेस एसक्यूएल को यूज़ करके क्रड परफॉर्म करना है। मैंने इसकी एग्जांपल भी बना ली है सारी, ताकि ड्यूरिंग जो है ना वो लर्निंग ईजी हो जाए। दो तीन नए कंसेप्ट हैं जो हमने सीखने हैं। सबसे पहले एक फोल्डर स्ट्रक्चर भी हम बनाएंगे इस वाली फ्लो में, क्योंकि ज़्यादा काम करना है तो प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर बना के हम इस पे काम करेंगे ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाए। अच्छा, कल हमने एक डेटाबेस का कनेक्शन बनाया था टेबल प्लस पे, उसको भी आज हम रिज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जो माइग्रेशंस हैं वो कैसे काम करती हैं, उसको हमने थोड़ा सा पहले अंडरस्टैंड करना है, फिर फर्दर जो है बाद में हम इसमें जो है वो डेवलपमेंट करेंगे। इसके लिए हम एक थर्ड पार्टी यूज़ करेंगे जिसको एलेम्बिक बोलते हैं। उसकी मदद से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसको हम देख भी लेते हैं लाइब्रेरी को। ये एलेम्बिक एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम माइग्रेशन को ऑटोमेटिकली मैनेज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी हमें कोई कॉलम में चेंजेस करने हैं तो हमें मैन्युअली डेटाबेस में नहीं करने पड़ेंगे, हम कोड में वो चेंजेस करेंगे और एक कमांड रन करेंगे जिसकी मदद से वो चेंजेस जो हैं हमारे अपीयर हो जाएंगे टेबल के अंदर भी। अच्छा, इसको कन्फिगर करना पड़ता है एलेम्बिक को, उसकी हमने देखना है कि इसकी कन्फिगरेशन कैसी होती है। इसका एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बनता है, वो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अगर हम अभी नया भी बनाएंगे, लेकिन अगर हम एग्जिस्टिंग को देखें तो कैसे है कि यहाँ पे एलेम्बिक करके एक फ़ोल्डर बनता है, उसके अंदर वेरिएंट करके एक फ़ोल्डर बनता है जिसमें सारे वेरिएंट्स जो हैं वो पड़े होते हैं, और उसके बाद एक env.py फाइल होती है और एक जो है इसके अंदर alembic.ini फाइल होती है जो रूट पे पड़ी होती है। तो एलेम्बिक के फ़ोल्डर के अंदर alembic.ini की फ़ाइल है, और उसके बाद जो है इसके फ़ोल्डर के अंदर जब हम जाते हैं तो एक वेरिएंट का फ़ोल्डर है और एक env.py फाइल है। जो ये तीन फाइलें एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। एक वेरिएंट का फ़ोल्डर जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, उसको हम जनरेट नहीं करेंगे, और env.py फाइल वो जो कि खुद बन जाएगा, हमें इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। और एक जो है वो alembic.ini फ़ाइल, ये भी खुद ब खुद जो है वो बन जाती है, इसको भी हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अज्यूम करें कि हमारे पास यहाँ पे हम JNTKI के फ़ोल्डर में जाते हैं और डेटाबेस वाले फ़ोल्डर में चले जाते हैं। यहाँ पे हम एक नया फ़ोल्डर बना लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो उसका नाम मैं अभी के लिए टेस्टिंग रख लेता हूँ, क्योंकि हमने इसको रिमूव कर देना है, इसको हमें फर्दर जो है वो नहीं चाहिए। अच्छा, ये जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम इस फोल्डर के अंदर इसको ऐसे करते हैं, टेस्टिंग को ओपन कर लेते हैं VS कोड में। तो अभी ये बिल्कुल एम्प्टी फोल्डर है मेरे पास, इसमें कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। अच्छा, यहाँ पे हम टर्मिनल ओपन करेंगे। ये काम हम एलेम्बिक वाला पहले क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अज्यूम करो कि हम बिल्कुल एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हमारे पास कोई भी डेटाबेस नहीं है। SQL डेटाबेस हमने यूज़ करनी है, पोस्टग्रेस SQL, लेकिन कोई टेबल वगैरह कुछ भी नहीं है, तो हमें पहले टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। अब टेबल क्रिएट करने के लिए या वो तरीका है जो हम SQL की क्यूरी क्रिएट टेबल जो कल हमने चलाई थी, उसमें फिर हम कॉलम्स डिफाइन करें और फिर वो उसकी टाइप्स वगैरह डिफाइन करें, फिर वो टेबल बने। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम ऑटोमेटिकली ये काम करें कि हम एक फ़ाइल में कन्फिगरेशन डिफाइन कर देंगे, मैंने ये टेबल चाहिए और उसमें ये कॉलम होने चाहिए, और एक कमांड रन हो जो खुद ब खुद टेबल के मतलब डेटाबेस में टेबल्स वगैरह बना दे और उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन रख ले। तो इसलिए सबसे पहले जब भी हम पोस्टग्रेस SQL या SQL प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या कोई ऐसी लाइब्रेरी को लर्न करना है जिसकी मदद से हम अपनी माइग्रेशंस मैनेज कर सकते हैं, यानी डेटाबेस को रीशेप कर सकें जिसकी मदद से। तो वो हमने जो लाइब्रेरी चूज़ की है वो एलेम्बिक है, जिसकी मदद से हम माइग्रेशंस जो हैं वो मैनेज करेंगे। ठीक है, इसकी सबसे पहले डेफिनेटली इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो हमें इंस्टॉल की कमांड देख लेते हैं। फिर हम जब इंस्टॉल कर लेंगे तो हमें इसको इनिट करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए
यहाँ पे हम pyproject.toml फाइल जो है वो ओपन कर लेते हैं। इसका नाम है एलेम्बिक, इसको हमें इंस्टॉल करना है। तो एलेम्बिक को जैसे अगर हम UV यूज़ कर रहे हैं तो UV ऐड एलेम्बिक का नाम, तो उससे वो ऐड हो जाएगी। मेरे पास है तो वो ऑलरेडी ऐड वो नहीं मांग रहा है, सही है। अच्छा, उसके बाद एक और लाइब्रेरी भी चाहिए PSYCOPG2 बाइनरी, ये भी आपने इंस्टॉल करनी है। तो UV ऐड इसका भी नाम हम लिख देंगे। तो ये दोनों इंस्टॉल है मेरे पास, तो हमें ये इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये दोनों लाइब्रेरीज आपने पहले इंस्टॉल करनी है, ठीक है। अच्छा, एक और हमें तीसरी भी चाहिए है, हाँ बस ये दो हमें इंस्टॉल करनी थी, तो वो मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो गए। अब हमने क्या करना है कि जब एलेम्बिक को यूज़ करना है तो हमारे पास एक कमांड होती है UV रन, जिससे हम पाइथन भी रन करते हैं, या पोइट्री रन। UV रन कर लें, पोइट्री रन कर लें, एक ही बात है ना, दोनों कंपटीटर हैं। तो पोइट्री रन कर लें या UV रन कर लें। क्योंकि हम इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट pyproject.toml को यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे लिए UV रन या पोइट्री रन करके पाइथन चलती है। डायरेक्ट पाइथन हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम इन्वायरमेंट में यूज़ कर रहे हैं ना, इसलिए। तो हम UV रन करके या पोइट्री रन करके आगे हम एलेम्बिक को यूज़ करेंगे। तो जैसे UV रन या पोइट्री रन एलेम्बिक। अब अगर हमने इसका नया प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना है तो हम इसको करते हैं इनिट। अच्छा, इनिट UV रन एलेम्बिक इनिट, और उसके आगे फोल्डर का नाम देना है। तो फोल्डर का नाम भी हमने एलेम्बिक ही दे दिया, ठीक है। तो अब मैंने अगर इतनी कमांड चलाई हैं तो अब 3 टोटल कमांड्स हो गई हैं। अगर हम इसकी इंस्टॉलेशन को भी मैनेज कर लें सारी एक जगह तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। readme.md। तो पहला इंस्टॉलेशन में हमें क्या क्या करना पड़ेगा, वो तीनों चीज़ें लिख लेते हैं। सबसे पहले जी रीस्टार्ट कीजिएगा। अंदर से करवा लें उनको बोल के ना। अच्छा, ये दो कमांड जो है हमें इंस्टॉल करनी है, UV ऐड या पोइट्री ऐड एलेम्बिक, या पोइट्री या UV ऐड इसका नाम लिख के, दो चीज़ें ये इंस्टॉल की हैं। अच्छा, उसके बाद हमने इनिट करना है। तो प्रोजेक्ट को इनिट लाइक न्यू प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वो वाली कमांड भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि साथ साथ कमांड भी आती रहे। UV रन एलेम्बिक इनिट प्रोजेक्ट का नाम, तो हम इसका नाम भी रखेंगे एलेम्बिक, ठीक है। तो ये इंस्टॉल करने के लिए 2 कमांड्स डाल दी, और उसके बाद जो है इनिट करने के लिए 1 कमांड डाल दी। जब भी नया प्रोजेक्ट सेटअप करना है तो ये वाली कमांड हमें चाहिए, सही है। उसके बाद हमने क्या करना है कि जब हम इतना काम करते हैं, तो अभी मैंने इधर किया था, तो क्या होता है कि एक alembic.ini फाइल क्रिएट हो जाती है, एक alembic.ini फाइल क्रिएट हो जाती है, और साथ में एक फोल्डर बन जाता है। तो 2 चीज़ें हो जाती हैं, एक alembic.ini फाइल बन जाती है और एक alembic का फोल्डर बन जाता है। कब बनता है, जब हम ये वाली कमांड रन करते हैं। इसको तो ख़त्म करें। जब हम ये वाली कमांड रन करते हैं, थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं, तो अभी तक हमने 2 इंस्टॉलेशन की हैं और एक ये कमांड रन की है। अच्छा, जब ये कमांड हम रन करते हैं तो एलेम्बिक का फोल्डर, जो भी आपने यहाँ वर्ड लिखा है उसके नाम से फोल्डर बन जाता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो alembic.ini फाइल बन गई है और साथ में एलेम्बिक का फोल्डर बन गया है। वो एक कमांड चलाने से खुद ही ऑटोमेटिक हुआ, इसमें मैंने कुछ भी काम नहीं किया, अभी तक इसमें कोई भी चेंजेस नहीं की, सही है। अच्छा, alembic.ini फाइल के अंदर ये कुछ ऐसे कोड आ जाता है और एलेम्बिक का फोल्डर ओपन करते हैं तो यहाँ वेरिएंस का फोल्डर भी खुद ब खुद
बन जाता है, लेकिन अभी उसमें कोई भी वेरिएंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो वेरिएंट समझो वो चीज़ है कि एक डेटाबेस का टेबल हम बनाएंगे तो उसका जो पहली शेप होगी वो हमारा एक वेरिएंट होगा। अब उसमें अगर हम कोई कॉलम में चेंजेस करते हैं तो वेरिएंट 2 हो जाएगा, फिर कोई चेंज करते हैं वेरिएंट 3 हो जाएगा, इस तरह सो ऑन वेरिएंट जो है वो चेंज होते रहेंगे। तो अभी तक हमने कोई भी चेंज नहीं किया है, यानी अभी तो हमने कोई बनाया ही नहीं है, तो कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए खाली आ रहा है। सही है। अच्छा, उसके बाद हमने करना ये है कि यहाँ पे 3 मतलब ऑटोमेटिकली कमांड चलाने से वेरिएंट का फोल्डर env.py फाइल और alembic.ini फाइल और रीडमी फाइल और कुछ इस तरह की चीज़ें जो है ये क्रिएट कर देता है खुद से। मैंने अभी तक कोई सेटिंग इसमें नहीं की। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने करना ये होता है कि एलेम्बिक ने हमारी डेटाबेस को मैनेज करना है, यानी डेटाबेस के अंदर उसकी शेप को चेंज करना है, उसमें कॉलम इंक्रीज करने हैं, डिक्रीज करने हैं, नए टेबल बनाने हैं। तो इसको डेटाबेस से कनेक्ट करना होता है। जैसे एसक्यूएल टेबल प्लस की मदद से हम अपनी डेटाबेस से कनेक्ट करके वहां से सारी क्यूरीज चला सकते हैं ना। अगर अब एलेम्बिक ने डेटाबेस के अंदर उसकी स्कीमा को चेंज करना है या नए टेबल्स बनाने हैं, तो उस एलेम्बिक को कनेक्ट करना पड़ेगा ना हमारी डेटाबेस के साथ, कनेक्शन बनाना पड़ेगा ना, ताकि वो माइग्रेशन जो है वो रन हो सके या नए वेरिएंट्स बन सकते हैं या नए टेबल या नई चेंजेस जो है उसमें हो सके। अब ये काम करने के लिए alembic.ini फाइल के अंदर जब हम आते हैं तो यहाँ पे एक URL लिखा हुआ है sklalchemy.url और sklalchemy के आगे यहाँ पे आपने अपना URL पेस्ट करना है। अब ये URL कौन सा होगा जो हमारी डेटाबेस चल रही है। तो हमारे पास अगर हम neon.tech में आए तो यहाँ पे एक URL बना हुआ है, ऐसे ही है। हम इसको कॉपी करेंगे जो कि हमने कल इंपोर्ट किया था टेबल प्लस में कनेक्शन बनाने के लिए। तो सेम ही कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने लाके यहाँ पे भी क्या कर दी, पेस्ट कर दी। अब एलेम्बिक मेरा कनेक्ट कर जाएगा किसके साथ, मेरी डेटाबेस के साथ। सही है, क्योंकि इसने डेटाबेस के ऊपर वो माइग्रेशंस वगैरह अप्लाई करनी है, इसलिए इन दोनों का वहां कनेक्ट करना जरूरी है। अच्छा, अब कनेक्ट करने के बाद ये वाली चीजें जो है इसके साथ कनेक्शन बन जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप, यानी हमने sklalchemy.url के अंदर मैंने अपना URL क्या किए, चेंज किए, पेस्ट किए। तो ये एक स्टेप जो है आपने करना है। तो अगर हम इसको यहाँ पे डिफाइन भी कर लें, चेंज sklalchemy.url इन alembic.ini फाइल, तो वहां अपना आपने URL जो है वो सेट कर देना है। ठीक है। अच्छा, अब एलेम्बिक जो है मेरी डेटाबेस से कनेक्ट है और बाकी का काम कोड सारा एलेम्बिक इनिट, आगे एलेम्बिक जो हमने वर्ड लिखा था उसकी मदद से सारा क्रिएटेड है, उसमें मैंने कोई भी चेंज नहीं किया। अब इसको क्या चाहिए, अब इसको ये चाहिए कि ठीक है मेरा कनेक्शन बन गया डेटाबेस के साथ, वो तो हमने बना लिया ना, कनेक्शन बन गया डेटाबेस के साथ। अब इसको क्या चाहिए, वो कहता है कि अब वो टेबल की शेप क्या होगी, यानी आपने कितने टेबल बनाने हैं और उसकी शेप क्या होगी वो आप डिफाइन करना शुरू करें। अच्छा, उसकी जो डेफिनेशन है ना वो हम एक सेपरेट फाइल में बनाएंगे और उसको हम मॉडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मॉडल। तो वो हम बनाएंगे यहाँ पे एलेम्बिक के अंदर, तो इसकी सारी अपनी कॉन्फ़िगरेशन होंगी जो उसने मतलब वेरिएंट्स बनाने हैं, लेकिन हम एक सेपरेट फोल्डर यहाँ बना लेते हैं, उसको क्या बोलेंगे, मॉडल्स। कि हमारी डेटा मॉडल मतलब डेटाबेस में कितने टेबल्स होंगे, हर टेबल को एक मॉडल बोलेंगे, हर टेबल को क्या बोलेंगे, एक मॉडल बोलेंगे। तो अब हमने कौन सा टेबल बनाना है, टू डू का टेबल बनाना है, क्योंकि हम टू डू ऐप बना रहे हैं ना। तो टू डू का टेबल बनाना है तो मॉडल के अंदर एक फाइल बना लेते हैं, उसको नाम रख लेते हैं to do _model.py। ठीक है। अब इसके अंदर हम टू डू के टेबल की क्या शेप होगी वो डिफाइन करेंगे, यानी कितने कॉलम होंगे, उसका नाम क्या होगा और बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर हम डिफाइन करना है। अभी तक अगर मैं दोबारा समअप कर दूं, हमने एलेम्बिक को इंस्टॉल किया है, एलेम्बिक के साथ इनिट करके प्रोजेक्ट बना लिया है, हमने alembic.ini में डेटाबेस का URL सेट कर दिया। अब एलेम्बिक कहता है कि टेबल मैंने अगर क्रिएट करना है तो उसकी शेप्स बनाना मेरे लिए
ज़रूरी है। तो आप मुझे अपना मॉडल प्रोवाइड करें जिस तरह का टेबल मैं क्रिएट करूं। अब वो जो शेप जो बनानी है, शेप बनाने के लिए हम यहाँ पे आते हैं, हमें एक मॉडल्स करके टू डू मॉडल करके बनाना है। अच्छा, अब वो जो मॉडल बनता है, मॉडल बनाने के लिए हमने एसक्यूएल अल्केमी यूज़ करनी है और उसमें से कॉलम, इंटीजर, स्ट्रिंग और बुलियन यानी डेटा टाइप लेने हैं और साथ में कॉलम लेने हैं, ये इंपोर्ट करना है। तो हम ये सारी लाइन जो है वो अपने इधर इंपोर्ट कर लेते हैं। यानी एसक्यूएल अल्केमी से हमने क्या क्या निकाल लिया, कॉलम, इंटीजर, स्ट्रिंग और बुलियन। क्योंकि अगर आप इमेजिन करें जो हमने सुपरबेस की यूआई से किया था या एसक्यूएल क्यूरी में किया था, तो हम वहाँ डिफाइन करते थे कितने कॉलम होंगे और उन कॉलम के अंदर जो डाटा टाइप्स होंगी वो क्या होंगी, ये हम डिफाइन करते थे ना। तो वो डाटा टाइप भी हमने यहाँ से इंपोर्ट कर लिए, साथ में कॉलम का फंक्शन भी इंपोर्ट कर लिया। और ये सब कहाँ से इंपोर्ट किए, एसक्यूएल अल्केमी से। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, एसक्यूएल अल्केमी से एक डिक्लेरेटिव यानी बेस क्लास इंपोर्ट करनी है, वो हम करेंगे। मतलब ये डिक्लेरेटिव बेस की मदद से टेबल की, समझो जिस तरह पाइडेंटिक से हम बेस मॉडल लेते हैं ना, तो फिर पाइडेंटिक की क्लास इससे इनहेरेंट करते हैं। तो अब हम ये टेबल की क्लास बनाने लगे हैं, तो हम इसकी बेस क्लास से यानी एसक्यूएल अल्केमी की बेस क्लास से हम इसको इनहेरेंट करेंगे। तो इसलिए हमने ये वाला इंपोर्ट जो है वो किया। तो हमने इस फंक्शन को कॉल करके एक बेस का वेरिएबल बना लेना, ठीक है। तो समझो ये ऐसे ही है जैसे पेडेंटिक के अंदर से हम बेस मॉडल लेते हैं और उसकी मदद से अपनी आगे क्लास बना लेते हैं। तो इसी तरह इसकी डिक्लेरेटिव क्लास लेके उसकी बेस जो है वो डिफाइन कर लेंगे। अच्छा, अब हमने एक अपनी क्लास बनाई है, यहाँ पे सिंपली अपनी क्लास का नाम टू डू, आगे बेस डिफाइन कर दिए और इसके अंदर आगे हमने इसके अंदर एक प्रॉपर्टी डिफाइन की है यानी क्लास के अंदर, और उसमें वो बता रहा है कि इस टू डू क्लास के अंदर जो टेबल यानी ये जो बेस है ये इनहेरेंट कर, यानी क्लास टू डू इनहेरिट कर रही है किसकी क्लास से, बेस क्लास से। और बेस क्लास किसकी क्लास है, एसक्यूएल अल्केमी की। और उसके अंदर वो जो पहली चीज वो मांग रहा है ना, डेट इज कॉल्ड टेबल का नाम, कि आप मतलब मैं टेबल क्रिएट करूंगा जब, यानी इस मॉडल को क्रिएट यूज करते हुए जब एसक्यूएल में टेबल बनेगा तो उसका नाम क्या होगा। तो वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, उसका नाम क्या होगा, टू डूज होगा। अच्छा, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे तीन चीजें उसने मांगी हैं। एक कौन कौन सी, एक आईडी, टाइटल और साथ में डन। ये उसने गलत डिफाइन कर दिया। ये जो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ ना, ये एक्चुअली समझो क्लास मेरे कॉलम्स के नाम है। तो एक कॉलम के नाम में यहाँ से इसको ले लेता हूँ ज़्यादा सिंपल करने के लिए। तो हमें स्टेटस या कंप्लीटेड को ट्रू फॉल्स करना था, तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये रिमूव कर, वो एआई ने ऑटो जनरेट कर दिया। अब ये मैंने डिफाइन किए कॉलम, कॉलम का नाम क्या होगा, आईडी, और उसकी टाइप क्या होगी, इंटीजर, प्राइमरी की क्या होगी, ट्रू, और इंडेक्स ट्रू। अच्छा, अब ये कॉलम के अंदर हमने टाइप डिफाइन करनी है और साथ में बताना है कि यार इसको, इसकी प्राइमरी की ये यूनिक हो सकता है, नहीं हो सकता, वो वाली चीज़ें सेट करनी है। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टीज बन रही हैं, इधर शुरू में टेबल का नाम डिफाइन करना है, फिर कॉलम्स के नाम डिफाइन करने हैं। अब कॉलम बनाना है तो कॉलम के फंक्शन की मदद से बनेगा जो मैंने यहाँ से इंपोर्ट किया है। और कॉलम का फंक्शन पहले पैरामीटर में अपनी डाटा टाइप लेता है। लाइक मैं कह रहा हूँ कि मैंने आईडी का कॉलम बनाना है, वो कहेगा ठीक है आईडी का कॉलम बन जाएगा, उसकी टाइप क्या होगी, इंटीजर। अच्छा, अब वो प्राइमरी की है या नहीं उसको मैंने डिफाइन कर दिया। अब इसके अंदर यानी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिसके अंदर हम ये डिफाइन कर सकते हैं ये यूनिक होगा या नहीं होगा, ये नलेबल हो सकता है या नहीं होगा, ये इसका जो है इसका इंडेक्स ट्रू हम सेट करना है या नहीं करना, इसके अंदर जो है वो इसका नाम क्या होगा। तो जो राइट साइड पे आपने डिफाइन किए हैं ये कॉलम्स के नाम है, और जो लेफ्ट साइड पे डिफाइन किए हैं ये हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और ये कॉलम क्रिएट करके इस नाम से ये कॉलम बना देगा डीबी के अंदर। तो आपने लेट्स सपोज एक और कॉलम बनाना है, तो आप यहां से ये लाइन कॉपी पेस्ट करें। जैसे अगर आपने क्रिएटेड ऐड बनाना है तो यहां पे लिख दें क्रिएटेड ऐड, सही है। उसकी टाइप डिफाइन कर दें कि उसकी टाइप इंटीजर होगी, स्ट्रिंग होगी, क्या होगी वो डिफाइन कर दें, और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी।
ये हम इंपोर्ट कर लेंगे डेट टाइम, तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू डेट टाइम या कुछ यहाँ से हमने नाउ सेट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे हमने जो भी टाइप आपको चाहिए, एसक्यूएल अलकमी के अंदर बहुत सारी टाइप्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी से मतलब जो भी आपको टाइप चाहिए, डबल चाहिए, इनम चाहिए, डेट टाइप, डेट, स्ट्रिंग, टेक्स्ट, टाइम, काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइप्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। यू आई डी, जो भी आपको टाइप चाहिए आप यहाँ से टाइप देख के अपनी मर्ज़ी से इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे डेट टाइम चाहिए थी, वो मैंने इंपोर्ट करके कॉलम के अंदर डेट टाइप पास कर दी और डिफ़ॉल्ट वैल्यू नाउ पास कर दी। जो भी करंट डेट है वो उसके अंदर सेव हो जाए, जो डेट टाइम एक्चुअली सेव हो जाए। अब आपने करना ये है कि नॉर्मली अगर ये एक बेस मॉडल, एक मॉडल हमारा बन गया है, एक टेबल बन गया, अब दूसरा टेबल बनाना है, कॉपी पेस्ट दूसरा टेबल बन जाएगा। फिर कोई तीसरा टेबल बनाना है तो कॉपी पेस्ट तीसरा टेबल, उसके कॉलम्स के यहाँ पे कॉलम्स के नाम चेंज करने हैं, टेबल का नाम चेंज करना है, और अब टाइप अगर आपको चेंज करना पड़ती है तो वो चेंज करनी है। तो एक दफ़ा हम बेस स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद उसी को कॉपी पेस्ट कर करके बाकी के सारे टेबल जो हैं हम एडजस्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। सही है। तो अभी के लिए तो हमने सिंपल इसको एक 2 टेबल बना ली है और उसके अंदर 4-5 जो हैं वो कॉलम क्रिएट कर लिए। तो मॉडल्स के अंदर हमने मॉडल डिफाइन कर लिया, लैम्बिक को इनिशियलाइज कर लिया। अब आगे हमारा काम ये है कि यहाँ पे हमने अपना मेटा डाटा जो है वो डिफाइन करना है। मेटा डाटा का मतलब ये है कि जो हमारा करंट हमने मॉडल डिफाइन किया है वो मॉडल्स के अंदर पड़ा है, तो हमने उस मॉडल में से 2 मॉडल जो हमने बनाया वो डिफाइन करना है इसके टारगेट मेटा डाटा में, जिसकी बेस पे उसने इनिशियलाइजेशन करनी है। लाइक देखो, एक मॉडल, एक फाइल हमने मॉडल्स की बना के सेपरेटली रख दी है, लेकिन एलएमपी को कैसे पता लगेगा कि मैंने जो टेबल क्रिएट करना है वो इस वाले मॉडल को देखते हुए करना है? तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा ना। यानी एलएमपी को जो मैंने मॉडल बनाया है ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है अभी, क्योंकि ये मैंने मॉडल के फोल्डर में बनाया है, ये उसने ऑटोमेटिकली फोल्डर बनाया था और ये INI फाइल सेपरेट पड़ी हुई है। अब इन मॉडल्स को, जितने भी मैं मॉडल बनाऊंगा उसको एलएमपी के साथ कनेक्ट करना है, ताकि वो दोनों आपस में कनेक्ट होंगे तो फिर वो देखेगा कि अच्छा मॉडल में ये टेबल डिफाइन है, उसका नाम ये होना चाहिए, ये कॉलम होने चाहिए, ये टेबल में एग्जिस्ट, ये वाला टेबल एग्जिस्ट नहीं करता है डेटाबेस के अंदर, तो अब मैं एक नया वेरिएंट क्रिएट करता हूं। अब लेट्स सपोज आपने मॉडल में जाके कोई कॉलम डिलीट कर दिया या नया कॉलम ऐड किया, तो वो देखेगा, फिर वो दोबारा देखेगा मॉडल को, मॉडल में ये वाली चेंजेस हैं लेकिन डेबी में ये चेंजेस नहीं है, तो उसका वो एक और नया वर्जन बना के तो डेटाबेस को अपडेट कर देगा। तो इसने ऑलवेज जो सिंक करना है वो मॉडल के साथ करना है, तो हमें मॉडल को कनेक्ट करना पड़ेगा किसके साथ? एलएमबी के साथ। वो कनेक्शन कैसे बनता है उसके लिए हम आते हैं एलएमबी के अंदर env.py फाइल के अंदर, उसके अंदर हमें ये डिफाइन करना पड़ता है यहाँ पे मॉडल। तो हम अपना मॉडल इंपोर्ट करेंगे, बेस मॉडल जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है एलएमबी के अंदर env.py के अंदर उस बेस मॉडल को इंपोर्ट करेंगे। सही है। मॉडल डॉट टू मॉडल इंपोर्ट बेस, जो बेस हमने डिफाइन की थी वो एक्चुअली हमने यहाँ पे इंपोर्ट की है। अच्छा, इस बेस को हम यूज करके टारगेट मेटा डाटा सेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टारगेट मेटा डाटा नन आ रहा है ना, तो बेस मॉडल डॉट मेटा डाटा टारगेट मेटा डाटा को हम वो चीज़ जो है प्रोवाइड कर देंगे। उससे क्या होगा कि मेरा मॉडल जो है वो कनेक्ट कर जाएगा एलएमबी के साथ।
अब अलैम्बिक देखेगा कि यार डेटाबेस के अंदर 4 कॉलम हैं, यहाँ पे 5 हैं, यानी जो मैंने कोड में लिखे हैं वो 5 हैं लेकिन डेटाबेस में 4 हैं, वो एक नया ऐड कर देगा। अगर वो देखेगा कोड में 3 है वहाँ 5 हैं तो वो 2 डिलीट कर देगा। तो यानी वो उस लिहाज से देख रहा होगा रन टाइम पे जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो उसको करता जाएगा। अब इतने कनेक्शन बनाने के बाद अब हमने बाकी का काम, यानी हमने अगर मैं इसको सम अप करूं तो हमने क्या क्या काम किए। एक हमने अलैम्बिक को इनिशियलाइज किए, फिर हमने alambik.in में डेटाबेस का यूआरएल देके अलैम्बिक को डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया, फिर हमने एक मॉडल बनाया और मॉडल का मेटा डाटा दे दिया किसको, अलैम्बिक को। अब हम कमांड चलाएंगे जो वेरीफाई करेगी कोई चेंज आया है अलैम्बिक, मतलब कोई चेंज डेटाबेस, जो डेटाबेस मैंने उसको दी है वो और जो मॉडल दिया है उन दोनों में चेंजेस हैं या नहीं। अगर तो चेंजेस हैं वो फिर अप्लाई करेगा और उसका एक वेरिएंट बनाएगा जो कि वेरिएंट के फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा हो। अच्छा, वो कैसे करना है उसके लिए हम कमांड देखेंगे। अच्छा, हमने रन कर लिया इनिट, फिर हमने db URL दिया, वो हमने सेट किया। फिर हमने क्या किया था, मेटा डाटा, टारगेट मेटा डाटा, चेंज टारगेट मेटा डाटा इन env फाइल ऑफ अलैम्बिक, ठीक है, वो चेंज करना है। अच्छा, ये काम तो इनिशियलाइजेशन तक हो गया, मॉडल वगैरह बना के उसका सेट कर दिया। और ऑफ योर मॉडल, और इससे पहले हमें मॉडल भी क्रिएट करना पड़ना है। क्रिएट SQL Alchemy मॉडल फॉर योर टेबल, ठीक है, वो मॉडल। अब ये स्टेप बन रहे हैं, यानी इनिशियलाइज किया, यूआरएल सेट किया, टेबल का मॉडल बनाया और उसको मेटा डाटा के अगेंस्ट सेट कर दिया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब एवरी चेंज इन मॉडल्स रन फॉलोइंग कमांड्स, ठीक है, जब भी चेंज करना है मेटा, अब मॉडल तो एक दफ़ा बन गया, चीज़ें एक दफ़ा बन गई, अब जब भी चेंज लेके आना है तो ये फॉलोइंग कमांड जो है आपने रन करनी है, ठीक है। वो कौन सी है वो भी मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशंस के तौर पे लिख देता हूँ। एक है जी यूवी रन अलैम्बिक रिवीजन, रिवीजन मतलब अब मैंने चेंज किया ना दोबारा, रिवीजन ऑटो जनरेट। ऑटो जनरेट का मतलब ये है कि जो चेंजेस आपने डीबी में करने हैं वो खुद से तुम जनरेट करो, अलैम्बिक को हम कह रहे हैं। और उस रिवीजन का नाम क्या रखना है, जैसे मैंने नाम रखा है क्रिएट टू डू टेबल, क्योंकि पहली दफा जो टू डू का टेबल ही एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो रख लिया। अब बाद में आपने कोई नया कॉलम ऐड करना है तो हम कहेंगे कि मे बी चेंज या ऐड न्यू कॉलम नेम्ड दिस, लाइक नेम्ड स्टेटस। बात समझ आई? अच्छा, अब ये वाली कमांड हो गई। उसके बाद जब ये आप इसकी रिवीजन क्रिएट कर लेंगे, अब आपने इसको अप्लाई करना है, यानी ये जो ऊपर वाली कमांड है ना, ये वाली रिवीजन ऑटो जनरेट, ये करती क्या है मैं आपको दिखाता हूं। जब हम ये रन करते हैं ना, ये वेरिएंट में एक फाइल बनाएगी, उस फाइल में ये देखेंगे क्या उसने लिखा है। उसने देखा कि ये रिवीजन कितने बजे क्रिएट हुई है, वो सारी इंफॉर्मेशन लिखेगी। साथ में यहाँ पे वो सारा लॉजिक लिखेगी कि कौन सा टेबल बनाना है, उसके कॉलम चीजें, ये खुद से, यानी ये सारी कमांड खुद से लिखती है, हमें कुछ नहीं करना। तो ये जो हमने पहले कमांड चलाई है, यहाँ पे ऑटो जनरेट वाली, तो ये समझो रिवीजन के वेरिएंट के अंदर एक नई फाइल क्रिएट करेगी खुद से। अच्छा, जब ये वाली कमांड हम रन कर देंगे, उसके बाद हम ये वाली कमांड चलाएंगे अलैम्बिक रन हेड, तो इसके यूवी रन से चलाएंगे इसको भी डेफिनेटली। अलैम्बिक अपग्रेड हेड, ये क्या करेगा, जो फाइल इसने रिवीजन में डाली है, क्रिएट की है, वो वाली अप्लाई कर देगा डेटाबेस पे। तो उस रिवीजन फाइल में इसने लिखा क्या होगा कि ये टेबल बनाना है, ये कॉलम होने चाहिए, सो ऑन। अब हमने एक नया कॉलम चेंज करना है, तो हम ये कमांड रन करेंगे तो वो फाइल चेंज हो जाएगी। तो अब हम इसकी थोड़ी टेस्टिंग भी करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा कंसेप्ट भी बनना शुरू हो। तो ये सिर्फ फाइल है कि एवरी टाइम जब आपने चेंज करना है तो ये 2 कमांड चलानी है, जब भी नई चेंजेस करनी है आपने।
और जब भी आपने एग्जिस्टिंग मतलब फर्स्ट टाइम करना है इनिशियलाइजेशन न्यू प्रोजेक्ट की, तो मैंने उसकी भी कमांड यहाँ पे लिख दी है ताकि हमें एक फ्लो बन जाए। तो हमने अभी एक मॉडल बना लिए मॉडल्स के अंदर, और हमने जो है वो एलेम्बिक के अंदर उसका टारगेट सेट कर लिया env.py में, और हमने alembic.ini के अंदर उसका URL भी सेट कर दिया। इतनी बात समझ आ गई ना सबको? अच्छा, अब हमने क्या करना है कि अब हमने कोई चेंजेस करते हैं, तो हम मॉडल में जाते हैं। तो टू के मॉडल के अंदर हमने यहाँ पे कुछ ID, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कंप्लीटेड हमने सेट किया होगा, सही है। अगर एक टेस्टिंग हम उससे पहले ये हेड वाली कमांड चलाते हैं, uv run alembic अपग्रेड हेड। अच्छा, टेक्निकली इसको क्या कहना चाहिए कि कोई भी चेंज अपीयर नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी चेंज अपीयर नहीं किया, तो उसने कुछ भी उसमें अप्लाई नहीं किया। जो भी कुछ था वो उसने ऑलरेडी सेट है, उसका कोई भी अप्लाई जो है वो नहीं आया, कोई भी इफेक्ट हमारी डीबी में नहीं आया। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ऑलमोस्ट वैसे ही है। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि कोई भी चीज़ चेंज हमने नहीं की, वो माइग्रेशन ऑलरेडी अप्लाई है। एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है, जब हम ये वाली कमांड चलाते हैं ना, uv run alembic अपग्रेड हेड, ये क्या करता है, एक टेबल भी यहाँ पे बना देता है, उसको बोलता है alembic वर्जन। अब उसके अंदर ये वर्जन नंबर सेव कर लेता है। वो क्यों? क्योंकि लेट्स सपोज अगर आपसे कोड डिलीट हो जाता है, अब हमें क्या पता लगेगा कि कौन सी स्टेट तक का कोड हमारा ऑलरेडी सेट है। बात समझ रहे हो? लाइक आपने 2-3 वर्जन बना दिए, लेकिन डीबी पे हमने ये वाली कमांड चलाई। अगर हम दोबारा से सम अप करें, ये वाली कमांड चलाई तो इसने वर्जन के टेबल के अंदर एक नई फाइल क्रिएट कर दी। तो लेट्स सपोज मेरे पास टू के टेबल में 4 कॉलम थे, हमने एक और क्रिएट करके इस कमांड को चलाया तो 5 हो गए। लेकिन अब ये डीबी में नहीं हुए अभी तक। डीबी में कब होंगे? जब हम ये दूसरे वाली कमांड चलाएंगे। तो अब जब भी ये वाली कमांड चलती है तो वो डीबी के अंदर नया वर्जन सेव कर देती है कि इतने वर्जन जो है वो डीबी में अप्लाई ऑलरेडी हुए हुए। तो अब लेट्स सपोज हमने 2-3 वर्जन बना लिए लेकिन अप्लाई नहीं किए, तो उधर डीबी में वर्जन ओल्ड चल रहा होगा लेकिन आपके लोकल में वर्जन आगे चल रहा होगा। तो जब जैसे आप ये कमांड चलाएंगे तो वो नया वर्जन वहां पे सेट कर देगा। तो समझो एंड वाली कमांड क्या करती है, ये डीबी में भी सेव करती है कि करंट आपकी माइग्रेशन का कौन सा वर्जन जो है वो चल रहा है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम वही जो पहले वाली कमांड थी वही चलाते हैं, यानी ये वाली कमांड चलाते हैं, एलेम्बिक का रिवीजन ऐड करते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, मे बी चेंज कॉलम नेम। अच्छा, ये मैं रन करता हूं, ये मैंने रन किए और एलेम्बिक के अंदर वर्जन में गए तो अब इसने एक और वर्जन बना दिए, यानी एक वर्जन पहले से बना हुआ था और जैसे मैंने चेंज वाली कमांड चलाई तो उसने अब एक और वर्जन जनरेट कर दिए, लेकिन वहां पे ये वाला वर्जन अभी भी अप्लाई नहीं हुआ। अब अगर हम इसको दोबारा रन करते हैं, कौन सी कमांड को? हेड वाली को, तो अब वो दूसरे वाला जो वर्जन हमने बनाया वो सेट कर देगा किसके अगेंस्ट? डीबी में। तो टेक्निकली डीबी में अब एक और वर्जन हमारा आ जाएगा जिसका नाम है चेंज कॉलम नेम। गिट की तरह, यानी हर दफा एक वर्जन जब भी हम चेंज करेंगे, अब यहाँ पे देखो इसने वर्जन का नाम क्या कर दिया? चेंज कर दिया, क्योंकि अब कोई और वर्जन चल रहा है ना, तो वो एक और वर्जन अपग्रेड कर दिए। तो जब भी समझो हमने नई चेंज करनी है तो कमिट करनी है, कमिट मतलब ऑटो जनरेट वाली कमांड चलानी है, और जब भी हेड वाली कमांड चलानी है तो वो पुश हो जाएगा, समझो, सही है। तो कमिट और पुश की तरह ये चल रहा है, 2 कमांड से सारा काम होगा। लेकिन अभी तक भी इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि हमने कोई भी इफेक्ट पैदा नहीं किया। अब हम क्या करते हैं, एक स्टेटस का कॉलम बनाते हैं टाइप स्ट्रिंग के साथ और डिफॉल्ट वैल्यू एम्प्टी सेट करते हैं उसमें। तो फिर देखते हैं कि वो कॉलम आएगा कैसे यहाँ पे। उसको करने के लिए अब हमने नया कॉलम ऐड करना है, तो हम कहाँ पे जाएं? मॉडल्स में जाएं। मॉडल में जाके फिर कहाँ पे जाएं? टू मॉडल में। यहाँ पे आने के बाद अब हम क्या करें, यहाँ पे जहाँ कंप्लीटेड लिखा हुआ है इससे पहले एक और बना लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं स्टेटस।
जिस तरह डिस्क्रिप्शन था वैसे ही स्टेटस उसकी स्ट्रिंग है और नल लेबल वैल्यू ट्रू है, यानी वो नल भी हो सकती है। तो स्टेटस मैंने कॉलम डाल दिया। अब इस वक्त अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ डीबी में स्टेटस का कॉलम नहीं है। अगर हम मैनुअली करते तो हम क्यूरी चलाते इसको एडजस्ट करने के लिए वो सारी चीज़ें, लेकिन अगर हम ऑटोमेटिक कर रहे हैं तो हमने एक लाइन कॉपी पेस्ट की है, तो अब चेंज आ गया डीबी के अंदर, यानी मेरे मॉडल में चेंज आ गया। अब मैं एलेम्बिक को बोलूँगा कि एक नई रिवीजन बनाओ और उसका नाम रखो कि मैंने नया कॉलम ऐड किया या वट एवर, ठीक है। अब जब मैं हेड वाली चलाऊंगा तो उसको अप्लाई कर देनी चाहिए ये वाली चेंजेस कहाँ पे, डेटाबेस के अंदर। तो अब वो करने के लिए हम क्या करते हैं, दोबारा हैं यूवी रन कमिट करना है ना, तो पहले ऑटो जनरेट वाली कमांड चलाऊंगा, यूवी रन एलेम्बिक रिवीजन ऑटो जनरेट, मैसेज दूंगा और इस मैसेज में पूरा आपने डिस्क्रिप्टिव मैसेज लिखना है प्रॉपर, ताकि ये इससे फिर हमें पता लगता है ना एक्चुअली चेंज क्या हुआ है। तो हम बोलेंगे ऐड न्यू कॉलम स्टेटस इन टू डू टेबल, ये मैंने नाम लिखा है। ये जो रिवीजन हमारी बन रही है ना ये वाली एलेम्बिक के अंदर वेरिएंस के अंदर, तो यहाँ भी ये सारे जो है ना वेरिएंट अगर आप देखें उसके साथ वो आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे जाएं ना, स्टेप कौन सा था ये, 4 और फास्ट एपीआई, यहाँ पे एलेम्बिक वेरिएंस, तो यहाँ पे देखो इस फाइल के नाम के साथ जो है वो हमारा आ रहा है। ये तीसरे वाला अगर मैं खोलूँ ना, इसको रीनेम करूँ तो आपके साथ चेंज कॉलम ने वो जो भी चीज़ें हैं वो मेरी यहाँ पे आ रही हैं, तो उससे मुझे पता लगता रहेगा कि ये जो फाइल बनी है इसमें क्या हुआ है। और अगर हम इस फाइल को अभी तक रीड करें, अभी फाइल क्रिएट हुई है ऑटो जनरेट से, क्या अब ये चेंजेस हमें नजर आएंगे डीबी में? नहीं। तो क्या चलाना पड़ेगा, हेड वाली कमांड पुश करना पड़ेगा। अब ये अगर हम ये देखें, ये जो हमारी नई फाइल क्रिएट हुई है इसमें है क्या, अगर हम उसको एक्सप्लोर करें तो टेक्निकली कोई ऐसी क्यूरी की लॉजिक होनी चाहिए जो क्या करेगी, नया कॉलम ऐड करेगी। तो यहाँ पे रिवीजन आ गया, उसका वेरिएंट नंबर आ गया। अब इससे भी हमें पता लगता है कि ये जो वेरिएंट है और जो डीबी में वेरिएंट है वो दोनों सेम है या नहीं। तो अगर दोनों सेम नहीं है तो मतलब ये वाला रिवीजन अभी अप्लाई होने वाली रहती है। अच्छा, इसमें उसने क्या किया है, अल्टर कॉलम लेके यहाँ पे उसने एक कॉलम ऐड किया है स्टेटस के नाम से, यानी इसने कुछ है, ये पुरानी है, ऐड न्यू कॉलम ये है ना। अब अगर इस वाले अंदर देख, इसकी डेफिनेटली ये तो उसने ऑटो जनरेट किया, हमें इसमें नॉर्मली कभी चेंजेस नहीं करने हैं। ऑटो जनरेटेड फाइल में चेंजेस करेंगे तो डीबी में कोई मसला हो सकता है, आपने इसमें कभी चेंज, लेकिन समझने के लिए इसने किया क्या है, इसने ये किया है कि इसने कॉलम ऐड किया है किसमें, टू डू टेबल में, किस नाम से, स्टेटस के नाम से। यानी समझो कि उसने क्यूरी खुद से बना के एक नई फाइल में क्रिएट करके रख दी है। जो काम मैंने खुद से करना था वो उसने करके रख दिया और उसके अंदर जो भी उसकी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं उसने उसको सारा एडजस्ट कर दिया। अब हम जैसे हेड वाली कमांड चलाएंगे, यानी अब अगर मैं हेड वाली कमांड चलाता हूं, ये वाली, मैं जैसे ये वाली कमांड चलाऊंगा तो अभी अगर डीबी में हम देखें तो हमारे पास वेरिएंट कौन सा पड़ा हुआ है, 2B, लेकिन जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी हमारा वेरिएंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, हो सकता है 2B। अब A1 आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि हमारा वेरिएंट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारे डीबी के कॉलम भी चेंज होने चाहिए। आगे अब आपने स्टेटस कॉलम को डिलीट करना है तो क्या करना है, स्टेटस कॉलम को डिलीट करना है तो क्या करना है, मॉडल में जाना है, टू डू मॉडल में जाना है और स्टेटस कॉलम को क्या कर देना है, डिलीट कर देना। अब ये 4 रह गए, यानी आपने पहले ऐड किया, एक माइग्रेशन बनी, अब मैंने डिलीट किया, तो अब क्या होगा, फिर दोबारा फिर एक और फाइल बन जाएगी। तो अब कितनी फाइलें हैं यहाँ पे, यानी आपने एक चेंज किया ना, उस चेंज को दोबारा कमिट करना है। तो कमिट करने के लिए फिर वो ऑटो जनरेट वाली कमांड क्या करनी है, चलानी है। तो अब मैंने फाइल सेव की, सेव करने के बाद अब मैं क्या करूं,
ऑटो जनरेट वाली कमांड को दोबारा चलाऊं, ये वाली रन एलेम्बिक रिवीजन ऑटो जनरेट -m और उसके अंदर क्या लिख दूं, उसका नाम लिख दो रिमूव कॉलम स्टेटस, ये मैंने लिख दिया और हिट कर दिया। अब ये क्या करेगा, ये वाली कमांड एक और वेरिएंट बना देगी वेरिएंट्स के अंदर, और उस फाइल में टेक्निकली ये क्या करेगी, कोई रिमूव करने वाली लॉजिक लिखेगी। तो अगर हम देखें तो जो इसने नई फाइल अभी बनाई होगी एलेम्बिक के अंदर वेरिएंट के अंदर, उसमें ये नहीं है, कौन सी है, रिमूव, यही है ना। तो इसके अंदर उसने क्या लिखा है, ड्रॉप कॉलम स्टेटस किस टेबल में से, टू डूज टेबल में से, यानी उसने अपनी लॉजिक बना ली। अब अभी तक क्या चेंज मुझे टेबल में नजर आया होगा या नहीं, नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, हेड वाली कमांड को क्या करना है, दोबारा चलाना है। हेड वाली कमांड चलाएंगे तो क्या होगा, एक तो एलेम्बिक वेरिएंट के अंदर इधर वेरिएंट भी चेंज हो जाएगा और दूसरा टेबल में मुझे चेंज भी नजर आएगा। तो मैं इसको हिट करूंगा साथ ही हेड वाली कमांड को, यूवी रन एलेम्बिक अपग्रेड हेड, इसको मैं हिट करूंगा और चेंजेस में आगे देखूंगा तो यहाँ पे मेरा वेरिएंट भी चेंज हो जाएगा और साथ में मेरा कॉलम भी रिमूव होना चाहिए। हो गया, स्टेटस कॉलम रिमूव हो गया। इजी है ना, लाइक एज कंपेयर टू अगर हम कल देखें तो हमें वो क्यूरी बनानी पड़ रही थी और उसको सारी से हमने अगर नया टेबल बनाना है तो कुछ भी नहीं करना, हमने कॉपी पेस्ट करना है बेस मॉडल को और वहां पे अपनी कॉलम्स डिफाइन कर लेने हैं। कॉलम डिफाइन करके ऑटो जनरेट वाली कमांड से रन करना है और फिर हेड वाली कमांड चला के डीबी चेंज कर लेनी है। तो अब जब भी डीबी में चेंज करना है तो दो ही कमांड है, ऑटो जनरेट हेड, ऑटो जनरेट और हेड वाली एलेम्बिक रिवीजन -m ऑटो जनरेट -m, और उसमें जो वेरिएंट आपने चेंज किया उसका मैसेज लिख देंगे और हेड वाली कमांड से पुश करके उसकी चेंजेस जो हैं वो अपीयर कर लेंगे। अभी तो डाटा तो इसमें डाला ही नहीं है, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, कॉलम का स्कीमा मैनेज कर रहे हैं, डाटा मैनेज करना है, डाटा ऐड करना है, फिर तो वही कमांड चलानी है ना, इंसर्ट वाली और डिलीट वाली, अपडेट वाली, वो कमांड चलानी है, वो नहीं अभी हमने चलाई। अभी तो हमने सिर्फ क्या किया है, स्कीमा बनाया। ठीक है, यानी देखो हमने बात की थी जब हम पोस्टग्रेस को यूज करेंगे तो हमें 3 काम करने हैं, पहले कनेक्शन, दूसरा स्कीमा बनाना है और तीसरा फिर करंट अप्लाई करना है। तो अब हम तीसरे काम की तरफ जाने लगे हैं, लेकिन पहले आपको स्कीमा के ऊपर कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आप पूरे डाटाबेस का स्कीमा बना सकते हैं। तो स्कीमा बनाने के लिए एलेम्बिक को यूज किया और साथ में मॉडल्स का इस्तेमाल किया, 2 चीजों की मदद से आपने डाटाबेस का स्कीमा डिफाइन किया। तो अब अगर लेट्स सपोज अगर कोई आपको ऐसे प्रोजेक्ट एलेम्बिक का दे देता है और उसमें मॉडल सारे बने हो, तो आपको फिर इवन टेबल प्लस से भी देखने की जरूरत नहीं है इस डीबी में कितने टेबल हैं, उनके क्या क्या कॉलम हैं, क्योंकि आप कहां से जाके देख लेंगे, मॉडल में से सारा उसका क्या क्या मॉडल है वो सारे स्टडी कर लेंगे। समझ आई बात? अच्छा जी, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, ये तो हमने कर लिया, अब हमने कनेक्शन बना लिए। अब नेक्स्ट हमारा काम है कि एक टेबल बन गया। एलेम्बिक का काम सिर्फ टेबल बनाने तक है, यानी उसके कॉलम डिफाइन करना, नए कॉलम ऐड करना, किसी कॉलम का नाम चेंज करना है, वो काम किसका है, एलेम्बिक का। अब इसके बाद हमने बनाने हैं क्या, करंट अप्लाई करना है, यानी इस टेबल के अंदर डाटा को ऐड करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है। उसमें एलेम्बिक का कोई भी लेना देना नहीं है, उसमें फास्ट एपीआई और एसक्यूएल अल्केमी को हम यूज करते हुए ये सारा काम अचीव करेंगे। कैसे करेंगे उस पर आते हैं। सबसे पहले आपने एक कन्फिग का फोल्डर बनाना है। कन्फिग के फोल्डर में एक फाइल बनानी है database.py। पहले जो हमने यूआरएल दिया था कनेक्शन स्ट्रिंग, वो दिया था किसको, एलेम्बिक को। अभी हम जो यूआरएल की कनेक्शन स्ट्रिंग यूज करेंगे वो किसको के लिए करेंगे, फास्ट एपीआई के अंदर करंट अप्लाई करने के लिए। देखो डेटाबेस के अंदर कौन कौन से टेबल बनाने हैं, कौन से कॉलम बनाने हैं, वो स्कीमा सेपरेट चीज है जो एलेम्बिक मैनेज करेगा। अब उसमें डाटा ऐड करना है, डिलीट करना है, अपडेट, डाटा कॉलम की बात नहीं कर रहे, डाटा को ऐड डिलीट करना है, डाटा का करंट अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमें लैदा से कनेक्शन बनाना पड़ेगा।
लैदा से सारा काम करना पड़ेगा और लैदा से उसके राउट्स बनेंगे, उसमें सारा काम होगा हमारा, ठीक है। अच्छा, ये काम करने के लिए आपने एक कन्फिग का फोल्डर बनाना है, उसमें database.py फाइल बनानी है। अच्छा, उसमें ये 3-4 लाइनों का कोड हमें लिखना पड़ता है। नॉर्मली ये वाला काम हमने जो यहाँ पे किया है वो हमने किससे करना है, env से करना है ना, अदरवाइज तो अच्छी चीज नहीं है ये। तो इसको env में रख के अभी सेट कर लेते हैं ताकि डेटाबेस का URL गिट पे ना चला जाए। लेकिन हमने SQL Alchemy से क्रिएट इंजन इंपोर्ट करना है और SQL Alchemy से ORM इंपोर्ट करना है और उसमें से सेशन मेकर लेना है। 2 चीजें, क्रिएट इंजन और सेशन मेकर। याद है आप लोगों ने PyMongo में से हमने क्रिएट क्लाइंट वाला मेथड निकाला था जिसने क्या बनाया था, हमारा कनेक्शन बनाया था किसके साथ, डेटाबेस के साथ। तो ये सेम यहाँ पे, वहां पे क्रिएट क्लाइंट था, यहाँ पे क्रिएट इंजन है, बस इतना फर्क है। यानी SQL Alchemy में क्रिएट इंजन है, वहां पे क्रिएट क्लाइंट था PyMongo में। अच्छा, सेशन मेकर से हम सेशन बनाते हैं कि आप बार बार डेटाबेस से कनेक्ट करने के बजाय एक ही सेशन बना लो और उसी सेशन को हम बार बार यूज करते जाएं ताकि बार बार कनेक्शन ना बनाना पड़े। तो सेशन मेकर की चीजें हैं यहाँ पे। अच्छा, इंजन का वेरिएबल बनाया, उसमें क्रिएट इंजन, और उसने हमसे क्या लिया, यानी जब हम क्रिएट क्लाइंट करते हैं तो उसको क्या पहले भी दे रहे थे, डेटाबेस का URL। तो अभी भी हमने क्या दे दिया, डेटाबेस का URL। अब ये डेटाबेस का URL हम कहाँ से लेंगे, नॉर्मली एनवायरनमेंट वेरिएबल में से लेंगे। अभी के लिए मैंने यहाँ पे पेस्ट किया होगा। और सेशन लोकल में से सेशन मेकर का फंक्शन कॉल किया, उसमें ऑटो कमिट फॉल्स, ऑटो फ्लश फॉल्स बाइंड कर दिया उसको किसके साथ, इंजन, यानी अपने डेटाबेस के साथ उसको बाइंड कर दिया, डेटाबेस की क्लाइंट के साथ उसको बाइंड कर दिया सेशन मेकर को। ये 2 लाइनें लिखने के बाद आपकी database.py कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, CRUD अप्लाई करने के लिए एक तो कन्फिग में आपने कॉन्फ़िगरेशन database.py बना दी। अब आप main.py के अंदर आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, main.py के अंदर। अब main.py के अंदर आपने पूरा CRUD अप्लाई करना है। तो उसके लिए फास्ट API में से हमने फास्ट API इंपोर्ट करना है, HTTP एक्सेप्शन इंपोर्ट करनी है, डिपेंडेंस इंपोर्ट करने हैं, उस पर हम बारी बारी आएंगे। SQL Alchemy में से ORM में से सेशन लेना है, कन्फिग डेटाबेस में से सेशन लोकल, और साथ में क्या लेना है, इंजन, जो अभी हम क्रिएट करके आए हैं। वो 2 चीज़ें हमने टेक्निकली बस इंपोर्ट की हैं। और सेम सेशन जो है वो ORM से दोबारा SQL Alchemy से सेशन भी ले लिया। हमने मॉडल बनाए थे, मॉडल्स के फोल्डर में से टू डू मॉडल इंपोर्ट में से टू डू की क्लास जो है जिससे हमने मॉडल बनाया था वो भी हमने रिसीव कर ली। अच्छा, पाइडेंटिंग में से बेस मॉडल ले लिया, टाइपिंग में से लिस्ट ले लिए। ये कुछ चीजें हमने इंपोर्ट करनी थी वो हमने कर ली। यहाँ तक कोई चीजें जो कंफ्यूजन हो, लाइक ये बेस मॉडल का तो आपको पता है ना, और टाइपिंग जो है उसमें से हमने बहुत सारी टाइप्स इंपोर्ट कर सकते हैं जैसे ऑप्शनल वगैरह। तो उसमें से हमने एक लिस्ट की टाइप जो है वो इंपोर्ट की। उसके बाद हमने टू डू मॉडल के अंदर क्लास बनाई थी ना हमने टू डू के नाम से, ये वाली, उसको भी इंपोर्ट कर लिया किसमें, main.py फाइल में। सही है। उसके बाद कन्फिग के अंदर 2 वेरिएबल बनाए थे, सेशन लोकल और इंजन, वो भी हमने config.database में से रिसीव कर लिया, जो हमने सेपरेट मॉड्यूल बनाया था या फाइल बनाई थी। SQL Alchemy.orm से हमने सेशन जो है वो इंपोर्ट किया। ये सेशन जो है हमें हेल्प करेगा, सेम एक दफ़ा कनेक्शन बन जाएगा और उसी कनेक्शन के अंदर हम सारे अपने ऑपरेशन जो हैं CRUD के अप्लाई करेंगे। और फास्ट API में से फास्ट API का फंक्शन इंपोर्ट कर लिया, डिपेंड और HTTP एक्सेप्शन का फंक्शन इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, सबसे पहले आपने आगे एक फंक्शन कॉल करना है todo.metadata create all bind engine। ये क्या करेगा, ये डेटाबेस के साथ आपका जो मेटा डाटा है उसको कॉन्फ़िगर कर देगा। जिस तरह हमने टेक्निकली ये वाली लाइन करेगी, हमारे लिए कुछ नहीं करेगी क्योंकि हमने एलेम्बिक के साथ अपना सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऑलरेडी कर ली है, यानी हमारे डेटाबेस के अंदर टेबल ऑलरेडी अपडेटेड है, हमें इसको चलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एलेम्बिक नहीं भी यूज कर रहे तो ये वाली कमांड टेक्निकली क्या करती है, ये मॉडल को देखते हुए डेटाबेस के अंदर नए टेबल क्रिएट कर देती है। बात समझ रहे हैं? तो ये जो एलेम्बिक कर रहा है ये वही काम करती है, लेकिन इसमें वो फीचर नहीं है जैसे जो वेरिएंट का रिकॉर्ड बन रहा है, जो हम नई फाइलें क्रिएट करनी है, कुछ भी चेंजेस करनी है बार बार,
तो इसमें क्या है कि आपने एक ही दफ़ा मॉडल बना दिया, ये एक ही दफ़ा चलेगी, उसके बाद ये अगर आपने चेंज किया तो ये उसमें अफेक्टिव ही नहीं होती है। तो इसलिए हमने सेपरेटली एलएमबी को यूज़ करना है, ये वाला काम नहीं करना। अभी के लिए इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमारा ऑलरेडी टेबल क्रिएट हुआ हुआ है। अच्छा, फास्ट एपीआई का फंक्शन बना लिया। अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया गेट डीबी का, जिसके अंदर हमने सेशन लोकल जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था डेटाबेस के अंदर, ये वाला सेशन मेकर की मदद से उसको कॉल करके डीबी का इंस्टेंस लिया और उसको रिटर्न कर दिया। अच्छा, ये यील्ड जो है वो पाइथन में एक ऐसा कीवर्ड होता है जो वैल्यू रिटर्न करता है लेकिन उसको समझो पॉज कर लेता है, और वो तब रिटर्न मतलब तब यूज होगी जब भी फंक्शन कॉल होगा तो सेम वैल्यू बार बार यूज होगी। यानी एक दफ़ा रिटर्न किया है तो वो वहाँ पे पॉज हो गए, तो अब जब भी हमें डीबी रिक्वायर करना है तो ये वाला फंक्शन दोबारा कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा मुझे डीबी का इंस्टेंस जो है वो मिल जाएगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक दफ़ा कनेक्शन बना रहे हैं, सेम कनेक्शन को यील्ड कर दिया, यानी बार बार हम उसी कनेक्शन को यूज़ करेंगे, बार बार कनेक्शन नहीं बनेगा। क्योंकि जब हम यूज़ करते हैं ना क्लाउड, तो क्लाउड के अंदर क्या होता है कि हर कनेक्शन की कॉस्ट होती है, जितने ज़्यादा कनेक्शन बनेंगे उतनी ज़्यादा आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी। तो इसलिए हमने यील्ड यूज़ करके सेम कनेक्शन एक दफ़ा बना के उसी को हम बार बार रीयूज करेंगे। डिस्कनेक्ट नहीं होगा अनटिल कि हम सर्वर को डिस्कनेक्ट नहीं करते। अच्छा, फाइनली अगर आपका सर्वर क्लोज हो जाता है तो आप डीबी डॉट क्लोज करके उसका कनेक्शन जो है वो क्लोज कर देंगे। अच्छा, ये हमने पाइडेंटिक का मॉडल बनाया है, वो किस लिए? क्योंकि हम बॉडी पैरामीटर फ्रंट एंड से रिसीव करना चाहते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें रखी हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कंप्लीटेड। अच्छा, सबसे पहले हमने क्रिएट टू डू के लिए राउट बनाया है। उस राउट को हमने क्या नाम दिया है, पोस्ट का। उसका राउट का नाम क्या है, टू डूज। अच्छा, उसके अंदर हमारे पास रिस्पॉन्स मॉडल हमने डिफाइन कर दिया है कि टू डू हमारा रिस्पॉन्स मॉडल होगा, यानी एक आईडी हम रिटर्न करेंगे टेक्निकली उसके अंदर से, वो हमने रिस्पॉन्स मॉडल डिफाइन कर लिया है। अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर भी ओके है। अच्छा, अब उसके नीचे हमने क्रिएट टू डू का फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने ये क्या किया, यहाँ पे बॉडी पैरामीटर रिसीव किए। हमें कैसे पता लगा टू डू बॉडी पैरामीटर है? क्योंकि टू डू क्रिएट जो है एक बेस मॉडल से क्रिएटेड जो है वो हमारे पास क्लास है, और बेस मॉडल से जब हम क्लास इनहेरिट करते हैं तो उसको अगर हम फंक्शन के पैरामीटर में डिफाइन करें तो उससे वो क्या बॉडी पैरामीटर बन जाता है, वो हमें ये पहले बात पता है। अच्छा, दूसरा हमने डीबी का सेशन लिया है, लेकिन वो सेशन कहाँ से लिया है, गेट डीबी का फंक्शन चला के। तो डिपेंड्स एक ऐसा फंक्शन होता है जो जब भी ये वाला फंक्शन चलेगा ना, वो गेट डीबी के फंक्शन को चलाएगा और इस डीबी के पैरामीटर के अंदर जो भी ये वैल्यू रिटर्न करेगा उसको सेव कर देगा। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हमने क्या रिटर्न किया हुआ है, डीबी को रिटर्न किया हुआ है। तो टेक्निकली हमारे इस डीबी के वेरिएबल में यहां से डीबी सेव हो जाएगी। अच्छा, अब हमने क्या किया कि जो टू डू की क्लास हमने पास की थी उसको कॉल करके उसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कंप्लीटेड की वैल्यूज जो हैं वो क्या कर दी हैं, पास कर दी हैं। और उससे हमारे पास डीबी टू डू करके हमने एक नया वेरिएबल बनाया जो इस पर्टिकुलर क्लास की मदद से हमारे पास बना था। उसमें हमने डीबी डॉट ऐड करके उसको ऐड कर लिया, फिर कमिट करके कमिट किया और रिफ्रेश करके। ये तीन काम हमें करने पड़ते हैं जब भी हमें डीबी की वैल्यू को चेंज करना है, ऐड, कमिट और रिफ्रेश। ऐड क्या करेगा कि जो भी आपने ये डाटा किया है उसको ऐड कर देगा, कमिट जो है वो फाइनल डीबी के अंदर वैल्यू को अफेक्ट कर देगा, और रिफ्रेश से डीबी हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और उसी वैल्यू को हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया है कि डीबी टू डू को। ये क्रिएट का मेथड, यानी जब भी हमने क्रिएट करना है तो इसका ये सिंटैक्स है। जो मॉडल आपने क्रिएट करने के लिए यूज किया था उसको आपने कॉल करना है, उसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कंप्लीटेड की वैल्यू को पास करना है। वो आपको उस मॉडल से कंपेयर करके एक्चुअल वैल्यू रिटर्न कर देगा। वो वैल्यू आप ऐड, कमिट और रिफ्रेश करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो हमने क्या किया, सिंपली हमने जो वैल्यूज पीछे से आई थी वो इस टू डू की क्लास को पास की हैं। वो इसलिए ताकि वो वेरीफाई कर ले जो वैल्यूज पीछे से आ रही हैं वो इस मॉडल को कंप्लाई कर रही हैं या नहीं। अगर कुछ भी चेंज होता है तो एरर आने के चांसेस होंगे ना।
तो वो एरर पहले से थ्रो कर दे, इसलिए हमने ये वाला काम किया। अच्छा, यहाँ पे मैंने ट्राई कैच नहीं लगाया, आप लोगों ने ट्राई कैच भी लगाना है, क्योंकि अगर कुछ भी ऑपरेशन फेल होता है तो उसको भी हमें कैच करना है, अदरवाइज हमारा सर्वर जो है वो रिस्टार्ट हो जाएगा या इशू करेगा। अब दोबारा चलते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले अपने कुछ इंपोर्ट्स थे वो इंपोर्ट कर लिए, सही है। उसमें फास्ट एपीआई की कुछ चीज़ें थी, उसमें एसक्यूएल अल्केमी की कुछ चीज़ें थी, और डेटाबेस में जो कॉन्फ़िगरेशन बनाई थी उसकी चीज़ें थी, और जो मॉडल बनाया था वो हमने कर लिया। यानी मॉडल में क्या बनाया था कि यार इतने इस टेबल में ये 4 कॉलम होंगे, ये चीज़ हमने मॉडल में बनाई थी ना। और डेटाबेस कॉन्फ़िग में हमने क्या बनाया था, उसका क्रिएट इंजन और सेशन मेकर, 2 वेरिएबल बनाए थे, क्रिएट इंजन को यूज़ करके और सेशन मेकर को यूज़ करके। वो 2 चीज़ें इंपोर्ट कर ली और फास्ट एपीआई की चीज़ें इंपोर्ट कर ली। अब एक सेशन, क्या आप समझो कि हमने टाइप इंपोर्ट किया है ओरम से सेशन की, सही है, और साथ में पाइडेंटिक से बेस मॉडल इंपोर्ट किया और टाइपिंग से लिस्ट इंपोर्ट की है, सही है। अच्छा, सबसे पहले आपने फास्ट एपीआई का इंस्टेंस बना लिया, फिर हमने एक फंक्शन बनाया गेट डीबी। उसमें क्या किया, जो सेशन लोकल करके हमने डीबी कॉन्फ़िग में वेरिएबल बनाया था ना, उसको कॉल करके डीबी के वेरिएबल में स्टोर कर लिए और उसको यील्ड कर दिया। मतलब हर दफ़ा बार बार इस फंक्शन को कॉल नहीं करना, बार बार इसी को ही रिटर्न करते जाना, सही है, जब भी इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। अच्छा, अब इस कनेक्शन को पॉज करके हमने इसको रिटर्न कर दिया, और अगर कनेक्शन लॉस होता है तो db.close से हम कनेक्शन ख़त्म कर देंगे। उसके बाद बेस मॉडल बनाया पाइडेंटिक को यूज़ करते हुए, वो मेरे ख्याल से डिफाइन कर रहा है कि स्ट्रिंग के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू टाइप इग्नोर करनी पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रिंग में नन सेव हो रहा है ना। हम टाइप उसको कह रहे हैं स्ट्रिंग, और हम फिर ये भी कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसमें नन आ सकती है, तो टाइम मिसमैच हो रही है ना। या डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप कह दें कि एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी, तो फिर नहीं होगी, तो मैंने टाइप इग्नोर करके उसको ख़त्म कर दिया। अच्छा, जो मेन चीज़ है ना वो ये फंक्शन है। अगर आपने डेटाबेस एक टेबल के अंदर नई एंट्री करनी है तो सबसे पहले हमने एक राउट बनाया। यहाँ तक हम बारी बारी लिखते हैं ताकि समझ आ जाए आपको। इतना बताओ कि इसमें कोई कन्फ्यूजन है या नहीं? इसमें कन्फ्यूजन है? ये क्या कर रहा है? इतनी लाइन एक राउट बना रहा है टू डूज के नाम से, सही है। उसका फंक्शन है क्रिएट टू डू, उसमें बॉडी पैरामीटर आ रहा है और उस बॉडी पैरामीटर में कौन कौन सी चीजें आएंगी? टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कंप्लीटेड, ये चीजें इसमें आ जाएंगी। अच्छा, अब एक एक्स्ट्रा चीज हमने की है, डीबी का पैरामीटर डिफाइन किया है, लेकिन इसकी वैल्यू क्लाइंट से नहीं आएगी, इसकी वैल्यू किस फंक्शन से आएगी? गेट डीबी का। और गेट डीबी का फंक्शन हमने कहां बनाया है? ऊपर डिफाइन किया है, जिसमें कनेक्शन किया था। तो ये डीबी का फंक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा है गेट डीबी के फंक्शन पे, यानी गेट डीबी का जो भी वैल्यू आएगी वो इस डीबी के पैरामीटर में सेव हो जाएगी। तो समझो हमने फंक्शन में एक नया पैरामीटर डिफाइन किया है जो डिपेंड कर रहा है हमारे किसी फंक्शन में, जो वो वैल्यू रिटर्न करेगा वो किस में सेव हो जाएगी? इस डीबी के पैरामीटर में सेव हो जाएगी। हैं? वो रिटर्न नहीं कर रहा है ना, वो रिटर्न इसमें आगे सेव हो रहा है ना डीबी में। यानी देखो मैं कह रहा हूं डीबी ये टाइप है, सेशन टाइप है। अगर हम इसको खत्म कर दें तो डीबी इक्वल टू डिपेंड्स गेट डीबी, यानी ये गेट डीबी का फंक्शन ये डिपेंड क्या करता है? फास्ट एपीआई के अंदर हम एक फंक्शन किसी दूसरे, यानी हम एक राउट को डिपेंड कर सकते हैं किसी फंक्शन के ऊपर। उसका मतलब क्या है? जब भी इस पे रिक्वेस्ट आएगी, ये फंक्शन चलने से पहले हमारा ये क्रिएट टू डू के अंदर जो भी पैरामीटर जिस फंक्शन पे भी डिपेंड होगा पहले वो चलेगा। अब यानी डीबी डिपेंड कर रहा है गेट डीबी पे, तो पहले कौन चलेगा? गेट डीबी। तो समझो इससे नीचे यहां पे नहीं कंट्रोल आएगा, वो गेट डीबी को पहले चलाएगा। जब वो गेट चलाएगा तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो किस में रख देगा? डीबी में रख देगा। अब अगर आप एक और फंक्शन, एक और वैल्यू रख लें, मे बी गेट डीबी के बाद आप कह लें गेट करंट डेट, ठीक है, करंट डेट आप रखते हैं एक वैल्यू, यानी करंट डेट आपने एक बना लिया,
करंट डेट या करंट यूजर करके आपने बना लिया, ठीक है, एक मतलब पैरामीटर डिफाइन कर लिया। अब मैं कहता हूं ये क्लाइंट से नहीं लेके आना, ये कहां से लेके आना, मेरे अपने फंक्शन से। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक फंक्शन बनाऊंगा डेफ के कीवर्ड से और उसको कह दूंगा गेट करंट यूजर, और उसमें मैं रिटर्न कर दूंगा यूजर नेम न्यून। अभी के लिए वैसे मैंने कोई यूजर नेम अपने से डिफाइन कर दिया। अब मैं कहूंगा ये करंट यूजर जो है ना डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, डिपेंड्स कर रहा है किसके ऊपर, गेट करंट यूजर पे। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि करंट यूजर में वैल्यू रखेगा कौन सी, जो गेट करंट यूजर रिटर्न करेगा। तो अभी के लिए ये इसमें क्या रख देगा, एक डिक्शनरी जिसमें यूजर नेम क्या है, न्यून है। बात समझ आई या नहीं आई? तो यानी आप एक राउट बनाते हुए फंक्शन बनाते हैं, उसके नीचे जो चलना होता है ऐसे ही है। अब उसके अंदर जो वैल्यू आती है या वो पाथ पैरामीटर से हमने पढ़ा था आती हैं, या वो क्यूरी पैरामीटर से आती हैं, या वो बॉडी पैरामीटर से आती हैं। तो एक चीज एक्स्ट्रा हमने पढ़ ली कि अगर वैल्यूज क्लाइंट से नहीं आनी लेकिन मैं वैल्यू लेना चाह रहा हूं अपने ही किसी फंक्शन से, तो फिर आप कौन सा कीवर्ड यूज कर सकते हो, डिपेंड्स, और उसके अंदर फंक्शन का नाम लिख सकते हो। तो उससे क्या होगा कि वो पैरामीटर में वैल्यू सेट करेगा, लेकिन कौन सी, जो हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा। तो हमारे फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करते वो उसके अंदर आ जाएगी। वो हमारा ही फंक्शन उसमें रिटर्न कर देगा। इतनी बात किसी को समझ ना आई हो? हाँ, वो इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमें, मुझे पता नहीं कि वो वैल्यू क्या होगी। वो वैल्यू हो सकता है, देखो करंट यूजर कौन सा लॉगिन है मुझे नहीं पता, वो करंट यूजर मेरी डेटाबेस में से मैंने लेना है। तो अब डेटाबेस में लेने के लिए टाइम लगता है ना, बात समझे या नहीं? तो वो टाइम लग रहा है, 2 मिनट लग रहे हैं, 1 सेकंड लग रहा है, 2 सेकंड लग रहे हैं, मुझे नहीं पता। तो अगर मैं यहां पे डायरेक्ट फंक्शन कॉल करूंगा तो वो अवेट नहीं करेगा। तो डिपेंड क्या कर रहा है, अवेट करा रहा है अंटिल फंक्शन का रिटर्न नहीं आ जाता, तब तक वो इसको आगे चलने नहीं देगा। यानी उस पर डिपेंड कर रहा है ना, जब तक वो आंसर नहीं लेके आएगा मैं अगला आंसर नहीं दूंगा। अगर आप यहां पे देखो, मैं डीबी के अंदर डिपेंड कर रहा हूं गेट डीबी पे, और गेट डीबी में क्या हो रहा है, कनेक्शन बन रहा है। तो जब तक कनेक्शन नहीं बनेगा, 1 सेकंड लग रहा है, 2 सेकंड लग रहे हैं, तब तक मैं आगे ये वाला फंक्शन चलाऊंगा। अगर कनेक्शन नहीं बना, मैं आगे चलाऊंगा तो एरर आ जाएगा। डीबी में वैल्यू सेव कैसे होगी, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं बना। तो पहले कनेक्शन बनेगा, फिर वैल्यू क्या होगी, सेव होगी। या नहीं, डिसाइड नहीं कर रहे, ये डिपेंड, जब तक इसका जवाब नहीं आ रहा। हो सकता है 1 मिनट में नहीं आ रहा। अब आप कहेंगे 10 मिनट नहीं जवाब आ रहा, तो इसके अंदर क्या हो गया, HTTP में डिफॉल्ट टाइम आउट सेटिंग होती है कि कितने सेकंड के लिए आपने वेट करना है। तो नॉर्मली वो 30 सेकंड में हम फास्ट एपीआई में सेट करते हैं। हर राउट जो चल रहा है वो 30 सेकंड वेट करेगा। अगर उससे ज्यादा होता है तो वो राउट टाइम आउट हो जाएगा, यानी वो कहेगा कि कोई टाइम आउट हो गया, रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और समझ आ रही? लेकिन हमारा ऐसा होगा नहीं, मिली सेकंड में जवाब आएगा, तो टाइम आउट होने के चांसेस तो बिल्कुल ही खत्म है, होगा नहीं। ये समझ आएगी यहां से डिपेंड का फंक्शन क्या करता है। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या किया कि हमने डीबी के अंदर हमारे पास कनेक्शन बना हुआ है, और टू डू के अंदर वो डाटा जो कहां से आया है, क्लाइंट से आया है। टू डू क्रिएट क्लाइंट क्या है, वो क्लाइंट ही है ना, क्लाइंट यानी बॉडी पैरामीटर है। तो बॉडी पैरामीटर में कौन कौन सा डाटा है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कंप्लीटेड आया, सही है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने यहां पे एक तो डेफिनेटली ट्राई एक्सेप्शन लगा दूंगा, ऐसे ही है ना, ट्राई एक्सेप्शन लग जाएगी। अच्छा, इस ट्राई के अंदर मैं कोड लिखना शुरू करूंगा। क्या सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि मैं कहूंगा कि एक वेरिएबल बनाओ न्यू टू डू के नाम से, और उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू पड़ी होगी कौन सी, टू डू का इंस्टेंस, और उसके अंदर टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कंप्लीटेड चला जाएगा। यानी ये टू डू क्या था, ये वाला टू डू एक क्लास थी, वो क्लास हमने कहां से इंपोर्ट की थी, टू डू मॉडल में। और टू डू मॉडल की क्लास में क्या था, आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और
कंप्लीटेड। अच्छा, ये हम जो काम यहाँ पे कर रहे हैं ना, देखो हम डायरेक्टली डाटा न्यू टू डू में नहीं रख रहे, जो भी टू डू से आया डायरेक्टली नहीं रख रहे, पहले उसको गुजार रहे हैं टू डू की क्लास से। क्यों? मैंने कंप्लाई करवाना है। लेट्स सपोज अगर मैं ऐसे कर दूं, डायरेक्टली डाटा इसमें रख दूं, ये टू डू वाला बीच में से चक्कर खत्म कर दूं, तो उससे क्या होगा कि अगर मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं दी तो मैं कह रहा हूँ डीबी में सेव हो टाइटल और कंप्लीटेड, लेकिन अगर डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है तो वो सेव ही नहीं होगा, एरर थ्रो करेगा ना। तो हम कहते हैं वो डीबी में अप्लाई होने से पहले हम वैलिडेशन अप्लाई कर लें कि ऐसा हो सकता है या नहीं। तो हमने वो वैल्यूज पहले किसको दे दी? टू डू, अपने मॉडल को। तो मॉडल ने मुझे जवाब दिया कि ये वैल्यू सेव हो सकती हैं या नहीं। अब उसको कैसे पता सेव हो सकती हैं या नहीं? वो अपने मॉडल के साथ उसको क्या करेगा? वेरीफाई करेगा। वो देखेगा यार टाइटल उसने आईडी नहीं दी, वो कहेगा कोई बात नहीं क्योंकि आईडी जो है वो प्राइमरी की है, वो बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगी। वो कहेगा उसने टाइटल दिया या नहीं, वो कहेगा दिया है। उसको अगर डिस्क्रिप्शन दिया या नहीं, उसने कहा दिया है। कंप्लीटेड है या नहीं। अगर कोई चीज नहीं होगी और डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट नहीं है तो वो उसका अगेंस्ट क्या कर देगा? एरर थ्रो कर देगा। तो समझो ये मेरे लिए वैलिडेशन का काम कर रहा है। तो इससे मेरे पास वैलिडेशन हो गई, जो भी मुझे वैलिडेशन करनी थी। और उसके बाद फिर हमने क्या किया? हमने न्यू टू डू को लेके टू डू को ऐड करना, यानी मैंने क्या db डॉट ऐड का फंक्शन चलाया और उसमें क्या पास कर दिया? न्यू टू डू। यानी मैं कह रहा हूं db के अंदर ये वाला न्यू टू डू अब सेव करो। ऐड के फंक्शन ने उसको ऐड कर दिया। एक इसके बाद हम चलाते हैं db डॉट कमिट। उससे क्या होता है? यानी चेंजेस जो है वो कमिट हो जाती हैं, सेव हो जाती हैं। और उसके बाद हम db डॉट क्या चलाते हैं? रिफ्रेश। उससे क्या होता है? db जो है मेरी रिफ्रेश हो जाती है लेटेस्ट चेंजेस के साथ। तो ये जब भी नया टू डू ऐड करना है तो पहले हमने जो अपना टू डू का मॉडल है उससे कंप्लाई करवाना है, यानी कंप्लाई कराने के बाद वैलिडेशन अप्लाई करनी है कि ये वाली डाटा सेव हो भी सकता है या नहीं। अगर सेव हो सकता है वो न्यू टू डू में वैल्यू दे देगा, अगर नहीं सेव हो सकता तो वो एक्सेप्शन में एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। सही है? अच्छा, नॉर्मली तो आप इस टू डू से पहले भी ऊपर इफ कंडीशन लगा सकते हैं कि डाटा ठीक आया नहीं आया, या पाइडेंटिक के अंदर वैलिडेशन कर सकते हैं ताकि वो मॉडल तक भी ना जाए, पहले ही वैल्यू थ्रो हो जाए अगर इनपुट क्लाइंट जो है सही वैल्यू नहीं दे रहा। अच्छा दे रहा है तो ऐड कमिट और रिफ्रेश हो जाएगा, उससे मेरा सारा काम जो है वो हो जाएगा। तो अगर मैं अभी चूंकि काफ़ी चेंजेस कर दी हैं, रिफ्रेश उसको दोबारा रिवर्ट कर देते हैं वहीं पे पुरानी स्टेट पे। अच्छा ये वाली स्टेट थी। अब अगर वही देखें तो ऐड टू db टू डू या ऐड टू डू कर सकते हैं। ये इसमें टाइटल डिस्क्रिप्शन और कंप्लीटेड डाल दिया था। अब इसमें ये वैल्यू कहाँ से डाल रहे हैं हम? जो क्लाइंट से आई है बॉडी पैरामीटर में, और वो किसको जा रही है? टू डू क्या है? मॉडल है। मॉडल को हम क्यों वैल्यूज भेज रहे हैं? वैलिडेट करने के लिए। जो डीबी में हम सेव करने लगे हैं वो इस मॉडल को कंप्लाई करती है चीज या नहीं, ये वाला मॉडल वेरीफाई कर रहा है ये वैल्यू सेव हो सकती हैं या नहीं। अगर नहीं हो सकती तो वो एरर थ्रो कर देगा, अगर हो सकती हैं तो वो ये वाली वैल्यू आपको इधर इस वेरिएबल में सेव कर देगा। वो वैल्यू फिर हमने किसको दे दी? ऐड को। फिर कमिट किया, फिर रिफ्रेश किया, और उसी वैल्यूज को हमने कहां रिटर्न कर दिया? क्लाइंट को। सही है? अच्छा अब हम देखते हैं कि हमारा टू डू क्रिएट होता है या नहीं होता। तो हम करने के लिए पोस्टमैन पे जाएंगे। पोस्टमैन में हमारा पोस्ट टू डू से सेट किया हुआ है, और इसमें हमने पोस्टमैन में कुछ भी वैल्यू डालते हैं, यानी मे बी लर्न पाइडेंटिक डिस्क्रिप्शन, और कंप्लीटेड क्या है? ट्रू है। ठीक है, ये मैंने सेट कर दिया। ठीक है, अब आईडी तो ऑटोमेटिकली सेट होनी है क्योंकि वो प्राइमरी की है, ऑटो वो है। इसको मैं अगर हिट करता हूं, शायद मेरा वो नहीं चल रहा है ना, सर्वर नहीं चल रहा। तो सर्वर चलाने के लिए क्या करना है? पोएट्री रन या यूवी रन या पोएट्री रन, यूवी कॉन, फाइल का नाम main.py, सॉरी ऐप
हाइफन हाइफन यू भी कर लेते हैं, वो इजी है। सर्वर चल गए, ठीक है। अब हम आगे यहाँ पे हिट करते हैं। अगर तो ये वैल्यू सेव कर देगा तो मुझे रिटर्न कर रहा है। इसमें अब आईडी भी आ रही है जो कि एक्स्ट्रा है, वो कहाँ से आई है? ऑटो जनरेटेड हुई है। तो अब अगर हम अपने टेबल में देखें, यहाँ पे आ जाना चाहिए पाइडेंटिक लर्न वाला, तो रिफ्रेश करते हैं तो ये यहाँ पे लर्न पाइडेंटिक वाला आ गया, आईडी 5 वाला सही हो गया। तो नई एंट्री आ गई। तो अब इसको जितनी भी दफा आप हिट करोगे उतनी दफा वैल्यू ये नई नई ऐड करता जाएगा, ठीक है। तो मुश्किल तो नहीं है ना। इससे हमने कैसे करना है? 3-4 चीजें हैं। एक मॉडल से वेरिफिकेशन करानी है। सबसे पहले बॉडी पैरामीटर डिफाइन करने के लिए पाइडेंटिक का मॉडल डिफाइन करना है, वो पास करके बॉडी पैरामीटर ले लेने हैं। वो पैरामीटर किसको देने हैं? एसक्यूएल एल्केमी के मॉडल को, जो वेरीफाई करेगा कि ये डीबी में सेव हो सकता है, या अगर वो कहता हो सकता है तो वो वाला फिर डाटा हमने किसको देना है? ऐड को। फिर उसके बाद कमिट करना है और साथ में रिफ्रेश करना है, तो वो डीबी में डाटा हमारा सेव हो जाएगा। हम डेटाबेस को डायरेक्ट तो नहीं दे रहे ना, पहले पाइडेंटिक का मॉडल उसको वेरीफाई भी कर रहा है। पहले पाइडेंटिक का मॉडल वेरीफाई कर रहा है, उसके बाद हम वेरीफाई करवा रहे हैं एसक्यूएल एल्केमी के मॉडल से, फिर हम डीबी में सेव कर रहे हैं। 2 वैलिडेशंस अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। ये देखो ना, बॉडी पैरामीटर अगर नहीं देंगे, वो कंप्लीटेड को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो अभी यहाँ पे एरर कौन थ्रो कर देगा? पाइडेंटिक का मॉडल थ्रो कर देगा। एरर करना चाहिए ना उसको, यानी वो यहां तक नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि यहीं पे एरर थ्रो हो गया। लेकिन अगर आप पाइडेंटिक के मॉडल में टू डू मतलब कंप्लीटेड वो निकाल देते हैं, लेकिन इसके मॉडल में एग्जिस्ट करता है, तो फिर ये वाला मॉडल एरर देगा, क्योंकि वो कंप्लीटेड को एक्सपेक्ट कर रहा है लेकिन हम पीछे से नहीं दे रहे। अच्छा, उसके अलावा अब हमने गेट करना है। तो गेट करने के लिए हमने क्या लिखा है? गेट करने के लिए क्लाइंट से तो कोई भी वैल्यू रिसीव करने की जरूरत नहीं है, तो हमने उसमें क्या लिखा है? डीबी। अब हमने एक डीबी का कनेक्शन जो है वो तो लेना ही है ना, तो वो हमने डिपेंड कर दिया गेट डीबी पे। वो कनेक्शन बना हुआ है, वही मुझे मिल जाएगा दोबारा। उसकी क्यूरी रिटर्न कर दी है डीबी डॉट क्यूरी, उसमें टू डू की क्लास पास कर दी है और डॉट हमने ऑल, यानी इस वाले क्यूरी कर रहे हैं टू डू के टेबल में, और उसमें से सारी रोज मुझे लेके आनी है। तो वो मैंने सेट कर दिया, तो उससे वो चीजें मिल जाएंगी। तो अगर हम इसकी टाइप को गेट के लिए चलाते हैं, रिस्पॉन्स की वैलिडेशन बोलिए हम टाइप लोकेशन रिस्पॉन्स 0 कंप्लीटेड है। पहले तो हमने वो ट्राई एक्सेप्शन लगाना है ताकि ये एरर आने से हमारी ऐप क्रैश ना हो। और दूसरा ये है कि जो ये वैल्यू दे रहा है इसको पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ना। उसकी रीज़न ये है कि जो हमने रिस्पॉन्स मॉडल डिफाइन किया है इसको भी एक तो रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, वो मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि वो कंप्लाई ना करे उसको। तो ये मेरे पास लिस्ट जो है वो आ गई है, जितना भी डाटा है वो मेरे पास आ रहा है। अभी हमने कोई भी क्यूरी नहीं लगाई है, सारे का सारा डाटा अभी के लिए क्या हो रहा है? रिटर्न हो रहा है। सही है, वो सारे के सारे। अब वो रीड भी हो गया और क्रिएट भी हो गया। अब हमें क्या करना है? अपडेट और डिलीट। तो वो हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे ताकि आप लोग ज़्यादा एग्जॉस्ट ना हो जाए। ये वैसे पहले कोड जो है मैं पुश कर देता हूँ। ये आपको मिलेगा कहाँ पे? यहाँ पे आपके पास ये टेस्टिंग वाला रिमूव कर देता हूँ। एक मेरे पास फाइल बनी हुई है फास्ट एपीआई मोंगोडीबी वाली, और 02 फास्ट एपीआई पोस्टग्रेस वाला मैंने फोल्डर बना दिया क्योंकि उसमें ज़्यादा काम करना था। वो तो एक ही फाइल में सारा काम हो गया ना, पाई मोंगो वाला।
तो इसलिए मैंने उसको, अगर मैं आपको यहाँ से खोल के दिखाऊं डेटाबेस वाला स्टेप 4, तो इसमें एक तो है ये 01 वाला स्टेप, तो उसके अंदर है फास्ट एपीआई का मोंगो के साथ सारा क्रल्ट, तो उसमें चूंकि ज़्यादा काम नहीं करना था, वो एक ही फाइल में हो गया, तो इसलिए मैंने कर दिया। लेकिन दूसरा स्टेप के लिए मैंने फोल्डर बना दिया क्योंकि उसमें मल्टीपल काम करने थे। अब उसके अंदर एलेम्पिक भी आ गया, उसमें कन्फिग भी, मॉडल भी, main.py भी, और रीडमी के अंदर मैंने रीडमी भी डिफाइन कर दी है। तो इसी को मैं फॉर्मेट करके तो आपको पुश कर देता हूँ, आपके पास ये चेंजेस आ जाएंगी। आपने इसको अपने एंड पे टेस्टिंग करनी है, चलाना है, और टू डू का जो क्रड है वो कंप्लीट करना है। सही है, वो मैं डाल दूँगा। ठीक है, तो इसको आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, फिर जो क्वेश्चन होंगे वो हम देखेंगे। अभी आप लोगों की एक और